हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। समंदर से गहरा, आसमान से ऊंचा, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी संभावनाएं असीम हो, उसे ही कहते हैं सियासत। यहां अगले पल क्या कब हो जाए उसकी भविष्यवाणी 1911 में बुल्गारिया में जन्मे मशहूर भविष्यवेत्ता बाबा वेंगा भी नहीं कर सकते थे, और खासकर भारत की सियासत के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस शख्स ने 40 साल से ज्यादा कांग्रेस में गुजारे, उसके बीजेपी में जाने की चर्चा की ध्वनि इतनी तेज है कि मापने वाली यंत्र डेसिबल भी फेल हो गई है। वो शख्स हैं कमलनाथ। इनके नाम में कमल है, लेकिन ये मशहूर सियासतदान कांग्रेस की धुरी रहे हैं। कमलनाथ को कांग्रेस ने सब कुछ दिया। वो केंद्र में मंत्री रहे, एमपी के सीएम रहे, पार्टी में अहम पद पर रहे, लेकिन आज बेरुखी के शिकार हो गए हैं। 77 साल के कमलनाथ को कभी इंदिरा गांधी ने अपना तीसरा बेटा कहा था। एक वक्त पर नारा गूंजता था, इंदिरा के 2 हाथ, संजय गांधी कमलनाथ। यानी धमक इतनी ज्यादा थी कमलनाथ की। कमलनाथ की पहचान एक चतुर राजनीतिज्ञ की रही है, जिन्होंने गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों के साथ काम किया। लेकिन सियासत में वक्त इतनी तेजी से बदलता है जितनी तेजी से मौसम भी नहीं बदलता। सो कमलनाथ के भी पाला बदलने की खबरें तेजी से फैली हुई हैं। बताया जा रहा है कि कमलनाथ राज्यसभा सीट नहीं मिलने से असंतुष्ट थे, और विधानसभा चुनाव हारने के बाद से राहुल गांधी भी उनके विरोधी हो गए थे। इसीलिए कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस खबर को खुद कमलनाथ भी खारिज नहीं कर रहे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस का पुराना सारथी भी कांग्रेस का साथ छोड़ देगा? क्या कमलनाथ कांग्रेस में अपनी पारी का अंत करके बीजेपी नई पारी की शुरुआत करेंगे? हालांकि इस बीच बीजेपी के एक नेता ने अपने बयान से सनसनी मचा दी है। आखिर क्या है इस मामले में ट्विस्ट? आज सभी सवालों की होगी बड़ी पड़ताल और करेंगे हल्ला बोल में। बात किया, और वो भी इस बात से सहमत है कि कमलनाथ जैसे व्यक्ति को पार्टी में नहीं मिलनी चाहिए, जगह नहीं मिलनी चाहिए। बीच खबरें ये भी बता रही हैं कि कुछ एमएलए हैं जो कांग्रेस के, वो भी कमलनाथ के साथ आएंगे, साथ के उनके बेटे नकुलनाथ भी आएंगे। नकुलनाथ का विरोध क्यों नहीं? देखिए, हमने विरोध कमलनाथ का किया है, कमलनाथ के खिलाफ अनशन किया है, और कमलनाथ जो दोषी है उसका हमारा विरोध है। उसके अलावा कोई भी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बग्गा ने नकुलनाथ को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की, लेकिन कमलनाथ को लेकर उनके पास आरोपों की लंबी फहरिस्त है। 1984 के सिख विरोधी दंगों की फाइल खोलते हुए बग्गा बताते हैं आखिर क्यों कमलनाथ के लिए बीजेपी में कोई गुंजाइश नहीं है। 1984 का जो सिख नरसंहार हुआ, उसमें कमलनाथ एक आरोपी है, उनके खिलाफ चश्मदीद गवाह है, और उनके खिलाफ एसआईटी की जांच को, उसके खिलाफ मैंने अनशन किया 8 दिन का। उसके बाद ये जांच चालू हुई। गुरु तेग बहादुर जी की जो स्थान को जलाने का पाप कमलनाथ ने किया है, जिन्हें हम हिंदी चादर कहते हैं, आज कमलनाथ जैसे ऐसे पापी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में कोई स्थान नहीं है, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। ये मैंने ट्वीट करके स्पष्ट किया है। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरें ना जाने किस आंच पर पक रही हैं। ये राज तो कमलनाथ भी नहीं बता पा रहे हैं। जो बातें उन्होंने शनिवार को कही थी, उसी को आज दोहरा रहे हैं। मैंने कल कहा था अगर ऐसी कोई बात हुई सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा। सर, भाजपा में शामिल होने की नकुलनाथ जी की बात हो रही है। मेरी तो कहीं बात नहीं हुई। यानी सियासत के पक्के खिलाड़ी कमलनाथ अपने पत्ते अभी नहीं खोलना चाहते। इसी बीच कमलनाथ के पाला बदलने की खबरों को लेकर जब सवाल राहुल गांधी के सिपह सलार जयराम रमेश से किया गया, तो उन्होंने जो कहा उसे जरा गौर से सुनिए। क्या कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी से बातचीत? नहीं, मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं। जयराम रमेश भले ही नजरअंदाज करके
ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे कांग्रेस को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी राहुल गांधी के रणनीतिकार रहे दिग्विजय सिंह को इससे फर्क पड़ता है। इसलिए वो लगातार कह रहे हैं कि कमलनाथ किसी भी हाल में कांग्रेस को बाय बाय नहीं करेंगे। मेरी कमलनाथ जी से चर्चा हुई है, लगातार चर्चा उनसे हो रही है। हमारे कांग्रेस के नेतृत्व की भी उनसे चर्चा हो रही है। कमलनाथ जी जैसा व्यक्ति जिन्होंने की शुरुआत कांग्रेस से की और जिन्हें हम सब इंदिरा जी का तीसरा सुपुत्र मानते थे, मुझे नहीं लगता कि वे पार्टी छोड़ेंगे। कहते हैं सियासत में संकेतों के अपने मायने होते हैं, इसलिए जब कमलनाथ के बयानों से ऐसे संकेत छिंदवाड़ा में मिले तो खबरों का बाजार गर्म हो गया कि अब वो कांग्रेस को छोड़ने के मूड में आ गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता। आपका ध्यान सच्चाई की तरफ बोल रहा हूं कि मेरा इतना पुराना संबंध है। यहाँ आके मुझे भी अपनी जवानी याद आती है कि कैसे मैं घूमता था जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, मिट्टी में 1.5 किलो मिट्टी बदन में हुआ करती थी। ये बुजुर्गों ने देखा है, नौजवानों ने नहीं देखा। सच्चाई आपने देखी नहीं, और यही सच्चाई का आप साथ दें। अंत में मेरा यही आपसे निवेदन है। कमलनाथ के समर्थक विक्रम आहाके तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जहाँ कमलनाथ होंगे वहीं वो रहेंगे। कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने विकास की राजनीति की है और जहाँ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी रहेंगे, हम भी निसंदेह उनके साथ हमेशा, जैसी भी परिस्थितियां हम उनके साथ हैं। यानी खबरों की एक एक कड़ी को जोड़ने पर सवाल उठता है कि आखिर कमलनाथ खुलकर क्यों नहीं कहते कि वो कांग्रेस में ही रहेंगे? कमलनाथ क्यों नहीं कहते कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? क्या कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ को बीजेपी में शामिल कराने को लेकर रणनीति बना रहे हैं? क्या कमलनाथ के लिए कांग्रेस में अब कुछ भी नहीं बचा? क्या कमलनाथ राज्यसभा सीट के लिए आलाकमान पर दबाव बना रहे हैं? कमलनाथ को लेकर सवालों का संसार बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में 2024 चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अपने कुनबे को संभालने की चुनौती सबसे बड़ी हो गई है। दिल्ली से पॉल मिसाहा, अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो। तो क्या कमल के हो जाएंगे कमलनाथ? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हल्ला बोल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पुनावाला जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कुछ ही देर में आपको दिखाई देंगे। रशीद किदवई जी, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अवनिजेश अवस्थी जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वरुण पुरोहित जी, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको बताते चले कि इसी महीने की 6 तारीख की एक रिपोर्ट में पढ़ देती हूं, जिसमें है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों में एमपी के पूर्व सीएम कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दंगा मामले में कमलनाथ की भूमिका को लेकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को 23 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है। आपको बताते चले 23 अप्रैल जब आएगा तब तक तकरीबन 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके होंगे। एक मोटा मोटी 2019 के हिसाब से अंदाजा हम लगा सकते हैं। तो क्या यह भी बड़ी वजह है? क्योंकि बीजेपी बार बार क्लीन स्वीप का दावा करते हुए तीसरी बार तीसरे टर्म में हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है और अर्थव्यवस्था से लेकर तमाम वायदे भी गिना रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज तो अवनिजेश अवस्थी जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ये जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की ओर से कहा जा रहा है कि वो तो सिख दंगों के आरोपी हैं, उनके खिलाफ खुद बीजेपी के नेताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटा के रखा हुआ है, ऐसे में कमलनाथ कैसे शामिल हो पाएंगे बीजेपी में? देखिए चित्रा जी, बात यह है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जो कहा है वो बिल्कुल सच कहा है। हाँ। उन पर आरोप है और लगातार आरोप लगते रहे हैं। अभी तक कोई क्लीन चिट नहीं मिली है। और मैं बीजेपी के बिहाफ पर नहीं बोलूंगा, मैं बीजेपी के लिए बिहाफ पर बीजेपी अपनी पार्टी बोलेगी, मेरा कोई उसके बिहाफ पर बोलने का कोई मेरा मंतव्य नहीं है। लेकिन एक बात मैं चित्रा जी आपको एक बात बताऊं कि तमाम लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी डर रही है इसलिए बाकी लोगों को बुला रही है, बाकी लोगों को कर रही है। अरे बाकी लोग आना चाहते हैं, ये भी तो देखिए ना, ये भी तो एक सच्चाई है। हारी हुई पार्टी में कौन जाना चाहेगा? ये कोई नहीं बोल रहा। ये ईडी, सीबीआई, आईटी लगाकर रखी हुई है पार्टी, ये आरोप लग रहे हैं आप लोगों के ऊपर। एक बात बताइए, अगर इस समय बीजेपी हार रही होती जैसा कि ये तमाम लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन वाले, तो ईडी सीबीआई से डर करके बीजेपी में चले जाते।
इनको मालूम है ना कि जीत वहां हो रही है, इसलिए उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बात बड़ी साफ सी है चित्रा जी, एक बात नहीं। आप ये देखिए, सुनील जाखड़ से लेके अनिल एंटोनी तक, बलराम जाखड़ के बेटे उधर अनिल एंटोनी, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, अशोक चौहान, हेमंत बिस्वा शर्मा। चलिए पुरानी बात हो गई, मैं रिसेंट बात कर रहा हूँ। अरे कमलनाथ जी अगर शामिल हो जाएंगे अपने देश जी, तो ये पूर्व 13वें सीएम होंगे कांग्रेस पार्टी के, जिनको बीजेपी अपनी जगह देगी। तो मतलब ये तो कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी होती हुई चली जा रही है ना। चित्रा जी एक बात बता दीजिए, हारी हुई पार्टी की तरफ कौन जाता है? इसका कोई उदाहरण अगर आपको दिखता हो, या कोई ये सियासतदान जो आप कह रहे हैं, 12 तो पूर्व सीएम हैं जो इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, 77 साल के हो गए हैं। कमलनाथ जी के बारे में कह रहा हूँ, और मेरा कोई कमलनाथ जी से कोई मेरा स्नेह और प्यार नहीं है कोई, मैं बिल्कुल साफ बता दूं। आते हो आए, ना आते हो ना आए, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो एक परसेंट कि बीजेपी डर रही है, एनडीए डर रहा है, इसलिए आ रहे हैं, इसलिए ले आ रहे हैं। अरे मोदी जी का तो है ना सबका मेन सवाल का जवाब आप देना नहीं चाहते, घूम फिर के उधर लेकर जा रहे हैं कि बीजेपी डर रही है इसलिए नेताओं को शामिल करा रहे हैं। रशीद किदवई जी आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ में आ गई आपकी बात। रशीद किदवई जी मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उसके पहले तहसीन पूनावाला जी का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि यही करीबी हैं कमलनाथ जी के, जो इस वक्त हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर बैठे हुए। आप बताइए कमलनाथ जी को इतनी देरी क्यों हो रही है? अगर उन्होंने इनकार नहीं किया पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए, तो क्या तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जैसे नेता ही हैं जिन्होंने दरवाजे रोक कर रखे हुए हैं कमलनाथ के लिए? तहसीन जी लेकिन ये तो नाइंसाफी हुई। मैं तो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का भी करीबी हूँ, आपने एक ही का नाम लिया। आप मुझे प्रॉब्लम में ला रही है। लेकिन मैं जोक्स अपार्ट, नहीं, मैं कमलनाथ जी को भी जानता हूँ, तेजिंदर को भी जानता हूँ और काफी लोगों को जानता हूँ। लेकिन पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री को थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपने जैसे कहा कांग्रेस युक्त बीजेपी, चित्रा जी 2024 का चुनाव होगा कांग्रेस राहुल गांधी वर्सेस कांग्रेस नरेंद्र मोदी, इसके बीच में चुनाव हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। अगर कमलनाथ जी जाते तो कांग्रेस नरेंद्र मोदी होने वाली है। मतलब जा रहे हैं, जोक्स अपार्ट, वे जा रहे या नहीं जा रहे, मैं उम्मीद करता हूं कि वे नहीं जाए। लेकिन ये चीज तो है, इस चीज को माननी होगी कि कांग्रेस को अपने आप, और कल भी हमने कहा था कि कांग्रेस को मंथन करना बहुत जरूरी है कि क्यों लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ये चीज बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति इसलिए नहीं जा रहा कि ईडी या सीबीआई का डर हो, अलग अलग वजह होते हैं। ईडी एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन हर व्यक्ति वो वजह नहीं थी। आज मैं पढ़ रहा था जैसे कि संजय राउत जी, महाराष्ट्र के मास लीडर, इतने बड़े लीडर के सोसाइटी का इलेक्शन नहीं जीतेंगे, वो बता रहे लोगों को कौन क्या जा रहा है। तो मैं ये सच्चाई है। तो ये जो इमैच्योरिटी ये बंद होनी चाहिए। अब आपके भी सुर बदल जाएंगे तहसीन पूनावाला जी, फिर विपक्ष में कौन बैठेगा? आप भी यहाँ पर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि संजय राउत जो अपना चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत सकते, वो दूसरों को नसीहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीत सकता है, ऐसा लग रहा है कि सब एक एक करके शिफ्ट होते हुए चले जा रहे हैं इधर। नहीं चित्रा जी, मैं आपको स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, कांग्रेस में आज भी मास लीडर्स है, सचिन पायलट, बहुत सारे मास लीडर्स है कांग्रेस को। और मैं चाहता हूँ कांग्रेस जीते, भाजपा हारे, ये देश के लिए बेहद जरूरी है। अगर इस देश को जेन्युइनली डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाना है, कांग्रेस को जीतना जरूरी है। तो उसके लिए पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना जरूरी है। उसके लिए हमें समझना होगा कि लोग क्यों हमें छोड़कर जा रहे हैं। हमें मतलब, क्योंकि मैं अपने आप को विपक्ष में समझता हूँ, क्यों छोड़कर जा रहे हैं। अगर हम इस पर नहीं समझेंगे और सिर्फ ये कहेंगे कि लोग इसलिए हमें छोड़कर जा रहे हैं कि लोग डर रहे, तो मुझे लगता है उसका समाधान नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बेहद जरूरी वजह यह भी है कि शायद कमलनाथ जी के जाने से भाजपा को इतना फायदा पॉलिटिकली नहीं होगा, एक आध लोकसभा सीट जीत जाएंगे। बट जो एक मैसिव ब्लो होता है इंडिया अलायंस पर कि एक के बाद एक नेता जा रहे हैं, उस पे जो परसेप्शन होता है, आज 2 दिन से हम कमलनाथ जी पे डिबेट कर रहे हैं, उसके पहले क्या हो रहा है कि इंडिया अलायंस, नीतीश कुमार जैसे एनडीए का हिस्सा बन गए, बिल्कुल वैसा ही होगा ये, क्योंकि कमलनाथ बहुत बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के। अब केंद्र की राजनीति में रहे वो 2017-18 तक, और उसके बाद फिर वो वापस चले गए। जी तो क्या हो रहा है चित्रा जी, एजेंडा बीजेपी सेट करिए। अब मैं रोज आपके शो पे आकर बात करना चाहता हूं अनएम्प्लॉयमेंट पे, और आप भी शायद उस पर चर्चा करना चाहती, लेकिन एजेंडा बीजेपी सेट कर रही है। तो बीजेपी इस चीज में हमें हरा रही है। हमें ये सोचना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। जब तक हम एजेंडा सेट नहीं करेंगे, ये बात मैंने आपके शो पे कई बात कही है, सितंबर हायत की मीटिंग से आज तक एक बार हमने एजेंडा सेट किया था, एक बार। बाकी सारे दिन रोज शाम को बीजेपी एजेंडा सेट करती। अब जब पता ही है कि कमियां क्या हैं, उसके बावजूद उसको अगर दुरुस्त नहीं किया जा रहा है, तो फिर इसमें बीजेपी की गलती तो है नहीं। अभी अगर मुझे एडवाइजर नहीं, ये दुग्गल साहब को जिनको एडवाइजर बनाए, ये जो दुग्गल साहब सारी जो उनके इर्द गिर्द गिरते, जो भी सोसाइटी के इलेक्शन नहीं जीते, तो फिर यही हाल होगा।
तो अगर मुझे ले तो मैं उनको बताऊंगा क्या करना अब चाहिए। सब लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यकीनन विपक्ष के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे ढूंढने में। तहसीन पुनावाला जी, रशीद किदवई जी आपके पास आते हुए। रशीद किदवई जी, लेकिन कमलनाथ को लेकर ये जो अटकलें चल रही हैं, हालांकि कमलनाथ ने डिनाई नहीं किया है, बीजेपी की ओर से भी इसको लेकर कुछ डिनाई नहीं किया गया है, जबकि मनीष तिवारी को लेकर खबरें चली तो उनके ऑफिस की ओर से इस बात को इनकार कर दिया गया। तो देरी के पीछे वजह क्या समझ में आ रही है? क्या बीजेपी के भीतर से कमलनाथ को लेकर विरोध के सुर शुरू हो गए हैं, खासतौर से जो सिख कम्युनिटी से आने वाले नेता हैं उनकी ओर से? इस वजह से अभी तोल मोल के बोलना चाहती है बीजेपी इस पूरे मामले पर? जी चित्रा, देखिए, जब भी कोई राजनीतिक खरीद फरोख्त होती है तो जो आदमी जो बिक रहा है और जो खरीद रहा है, दोनों उसमें तरह के एक तरीके के पार्टनर होते हैं। और यहीं के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि कमलनाथ और पूरा उनके जो समर्थक विधायक जो है वो तमाम वो आने को तैयार है। और वो भाजपा के अंदरूनी तौर पे जो तेजिंदर बुग्गा वगैरह जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है उसका कोई बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक रूप से आकर देखें तो चित्रा जी, इस समय जैसे सर्वे में भी दिखाया सी वोटर में कि भाजपा इस समय अपनी जीत को लेकर उसे कोई संदेह नहीं है, पूरी तरह से आश्वस्त है। वो एक मनोवैज्ञानिक दबाव विपक्ष के ऊपर डाली है कि विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है। और विपक्ष की जो लीडरशिप है, दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या जो तहसीन उस बात को नहीं मान रहे हैं, वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को कौन चला रहा है? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी चला रहे हैं? क्या कमलनाथ की जो शिकायत है या तकलीफ है वो कमलनाथ से, मल्लिकार्जुन खड़गे से है या राहुल गांधी से? इस बात को लेके कोई बात कोई साफ तौर पे नहीं समझ में आ रही है। लेकिन जो प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो प्रदेश का कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हो, जिसने चुनाव लड़ा हो, इतने पिछले 2 महीने में ऐसा क्या घटनाक्रम हो गया कि वो अपनी पूरी राजनीतिक आस्था ही बदल के जा रहा है? ये बड़ा गंभीर घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अवनीश जी जो भी कहे, इसमें भाजपा भी दोषमुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि इस बड़े पैमाने पर जो खरीद फरोख्त हो रही है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र के लिए हाँ, बोल लीजिए अपनी जयेश अवस्थी जी। हाँ नहीं, मैं इसमें एक ही बात, राजीव जी इसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। आपने दो बातें कही। आपने कहा सी वोटर का सर्वे है और लोगों को लग रहा है, उसमें फिर खरीद फरोख्त की गुंजाइश कहाँ रह जाती है? क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाह रही है भाजपा। नहीं, आप ये बताइए ना कि इसमें खरीद फरोख्त कहाँ रह जाती है? आप एक तरफ कह रहे हैं सर्वे की वजह से जहां जीत रहे हैं, जिसमें जहां लग रहा है कि जहां जीत है, जो पार्टी जीत रही है, जहां सरकार बनेगी, जहां सत्ता होगी, मैं मानता हूं सत्ता की भूख में जा रहे हैं, लेकिन आप खरीद फरोख्त कैसे कह सकते हैं इसको? आप बोलिए। जो अभी चित्रा ने भी बताया, मैंने भी लिखा है, 15 भूतपूर्व मुख्यमंत्री गए हैं, क्या वो वैचारिक रूप से भाजपा की तरफ है? तो पहले क्यों नहीं गए? ये 2 महीने में क्या हो गया? अवनीश जी आप प्लीज बताएं। अनिल एंटनी को खरीद लिया, अनिल एंटनी को खरीद लिया, सुनील जाखड़ को खरीद लिया, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, तो तथ्यात्मक बात है। खरीदने का मतलब आपने कहा खरीद फरोख्त चल रही है, आपने कहा। हाँ, तो खरीद फरोख्त कोई पैसे की थोड़ी ना होती, विचारधारा की खरीद फरोख्त हो रही है। अब विचारों की खरीद, आप तो विद्वान आदमी है, आप तो विद्वान आदमी हैं। रशीद जी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन अब ये विचारधारा वाली बात कौन सी पार्टी को दावा करके, कौन सी पार्टी? मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। विचारों की खरीद फरोख्त ही अगर हो रही है तो कौन सी पार्टी ये दावा कर देगी कि नहीं, विचारों के मामले में हम बड़े धुले हुए हैं? किसी भी पार्टी को आप उठाकर देख लें, जितनी पार्टियां छोटी छोटी, अगर हम रीजनल पार्टियों को कहें, कांग्रेस पार्टी के विरोध में उन पार्टियों का जन्म हुआ, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी नजर आती हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हमें दिखाई देता है। बिल्कुल सबसे बड़ा एग्जांपल है। वहीं राजीव रंजन की पार्टी को भी देख लें, उनकी पार्टी ने भी अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज किया। कभी वो संघ पर बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं, तो कभी बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लेते हैं। तो विचारधारा के मामले में बीजेपी महबूबा मुफ्ती पर आरोप लगाती है, उन्हीं के साथ जाके सरकार जम्मू कश्मीर में बनाती है। कांग्रेस पार्टी जिस शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे वाली, कितना अलग अलग तरीके का बयान हम सब जानते हैं, लेकिन फिर उसी शिवसेना के साथ वो सत्ता में आ जाती है, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवा देती है। तो विचारधारा के मामले में आज की तारीख में कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है कि वो पूरी तरह से पाक साफ है। लेकिन राजीव रंजन जी आपके पास आते हुए, अगर जीत ही रहा है एनडीए, 400 पार का नारा दिया जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को चुन चुन कर लेने की क्या जरूरत है? राजीव रंजन जी, ये सवाल तो वाजिब है ना। देखिए, अब एक तरफ अगर मुकाबला जिम्बाब्वे और इंडिया का, आप मुकाबला आराम से जीत सकते हैं, या आप उन्हें 10 ओवर्स में ऑल आउट कर दें। तो क्रिकेट की जुबान में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पूरी कवायद को इस नजरिए से देखना चाहिए कि कांग्रेस और इंडिया की पराजय तो तय है, लेकिन हम अगर 400 सीटों के साथ ये जीत दर्ज करते हैं तो निसंदेह आने वाले अनेक चुनाव तक उसका असर दिखेगा भारतीय राजनीति में।
मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस ने 2024 के मुकाबले को खुद ही स्वीकार कर लिया कि वो इस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, जीतने की बात नहीं, लड़ नहीं पाएंगे, जो उनके अंदर की उदासीनता है और तमाम तरह के जो उनके फैसले, जिस तरह से ठीक चुनाव की पूर्व संध्या पर आपकी यात्रा का पार्ट 2, और मैंने अनेक प्रवक्ताओं को सुना कि ये गैर राजनीतिक यात्रा है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चुनाव के मौके पर गैर राजनीतिक यात्रा का मतलब क्या हो सकता है। एक तो आप अगर राजनीति का सही अर्थों में उसकी परिभाषा समझते हैं तो राजनीति ऐसी कोई गाली नहीं है कि आप उसको जोड़ करके आप अपनी बात नहीं कह सकते। इसलिए कि अगर आप बदलाव के लिए, सत्ता में वापसी के लिए आप अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो ईमानदारी के साथ स्वीकार करें। दूसरी तरफ ये जो भ्रम की स्थिति है, जिसका नुकसान इंडिया के पूरे मतलब पूरी प्रक्रिया जो एक गठबंधन का स्वरूप बना, और उस दौरान भी कांग्रेस की ओर से उदासीनता का भाव था, लेकिन बाद के दिनों में बिल्कुल ऐसा लगा कि वो कहीं से भी वो इस अलायंस को आगे जारी रखने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश 2029 की है, और ऐसे में अनेक ऐसे दल थे जो 2024 में एक विकल्प के तौर पर इंडिया को देखते थे या उसके साथ अपनी मेहनत कर रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये पूरी तरह से ऊर्जा का अभ्यास। अरे तो मोदी जी जब इतने वाइब्रेंट नेता जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, कमाल कर रहा है, अगर उनके अंदर इतनी तमाम खूबियां थी तो फिर आप लोग भी इंडिया गठबंधन में होकर उनको हराने के लिए क्यों दम भरा करते थे? अब ये सवाल तो पूछा जाएगा राजीव रंजन जी आप लोगों से। नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए, अब मैं पहले बिहार को सामने रख करके आपको बताता हूँ। अगर केंद्र की सत्ता के साथ नीतीश कुमार जी का साथ बना होता तो 2005 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार थी, हमारी सरकार सेंटर में किसी और अलायंस की सरकार थी। दूसरी तरफ जो ये उसके बाद 14 के बाद का जो दौर है, उसमें हमारी जो सरकार है वो सेंटर के खिलाफ भी बिहार में बेहतर तरीके से जनता से किए वायदों को पूरा कर रही थी। लेकिन सेंटर में जब सरकार हो और राज्य में भी सरकार हो समान गठबंधन की, तो निसंदेह उससे विकास के कार्य को आप बेहतर तरीके से कर सकते हो। नीतीश कुमार जी परफॉर्मर है। ठीक है राजीव रंजन जी, आपकी बात अपनी जगह हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि जिस भी गठबंधन के साथ हम मैंडेट में जाते हैं उसका वोट अपने हिस्से में लेकर आते हैं और फिर उस गठबंधन का साथ छोड़कर किसी और जगह चले जाते हैं, तो ये जनता के उस वोट का अपमान है जो भरोसा करके वो देती है। इसका ख्याल भी आप लोगों को उम्मीद है कि पिछले कुछ घटनाक्रमों से आपको जिसके साथ भी, चाहे आरजेडी के साथ 2015 वाला चुनाव हो, उसके साथ आपने 2017 में छोड़ा हो, या 2020 में बीजेपी के साथ लड़कर 2022 में उसको छोड़ा हो, फिर बीजेपी के साथ आ गए हो, ये अलग और अलहदा विषय हो सकता है, लेकिन आप फिर से बीजेपी को जिताने और एनडीए को जिताने की बात कर रहे हैं। लेकिन वरुण पुरोहित जी, ये बात तो आप लोगों को भी समझनी होगी ना। देखिए, न्याय यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, भीड़ आ रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जो बड़े इंटैक्ट हैं वो जोश से भरे हुए हैं, लेकिन चुनाव के समय न्याय यात्रा नहीं निकाली जाती है। इस समय टिकट के बंटवारे को लेकर चर्चा की जाती है, इस समय रूठे हुए नेताओं को मनाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। कमलनाथ अगर नाराज चल रहे हैं, राहुल गांधी जैसा नेता उनके पास जाता और पूछता कि क्या बात है, आप क्यों जा रहे हैं दूसरी जगह? तो जब आपको ये काम करना हो तब आप न्याय यात्रा पर हैं। तो वरुण पुरोहित जी, इसमें बीजेपी की क्या गलती है? आप अपनी रणनीति में फेल हो रहे हैं, बीजेपी अपनी जो रणनीति बना रही है उसमें वो पास होती भी चली जा रही है, फिर इसमें बीजेपी कैसे दोषी हो गए वरुण पुरोहित जी? चित्रा जी, जैनाचार्य जी, विद्यासागर जी समाधिस्थ हो गए, उनको मैं नमन करता हूँ। देखिए, राम तेरी गंगा मैली एक पिक्चर आई, मैं ज्यादा देखता नहीं पर कभी कभी टीवी पे आता है, तो पार्टी विद द डिफरेंस जो अटल जी अडवाणी जी की युक्ति थी वो कांग्रेस मुक्त करते करते खुद मैली हो गई। अब आप बात कर रहे हो कमलनाथ जी या जो भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन उसको आप फिल किससे कर रहे हो? अभी राज्यसभा की लिस्ट आई, तो इनके जैसे ही तो कोई दूसरे लोग हैं, कोई 3 बार जमानत जब्त, कोई 4 बार लोकसभा हार गए, उनको राज्यसभा दिए जाओगे। तो ये तो पैटर्न बन गया कांग्रेस में, इधर आओ प्लेटफॉर्म काम पे लो, जमानत जब्त कराओ, राज्यसभा लो, दूसरी पार्टी पे चले जाओ। तो भारतीय जनता पार्टी की जो आज स्थिति है वो बड़ी विकट हो चुकी है। पार्टी विद द डिफरेंस खत्म होना किसी को पसंद नहीं है। आज में एक प्रोग्राम में था यूनिवर्सिटी में, अधिकांश अग्नेश जी सुनने जाए, अवस्थी जी सुनना, अधिकांश संघ बैकग्राउंड के लोग थे, वो दुखी थे इस बात से कि किस प्रकार से गुरुजी के टाइम के बाद आपका आरएसएस भी, किस मेरी तो माता जी भी बोलती है इस बात को, गुरुजी के बाद कैसे डिटोरिएशन आ रहा है।
और ये बीजेपी का डिटेरियोरेशन पे भी चर्चा हो रही थी। तो कांग्रेस पार्टी जो आप कह रहे हो क्यों ऐसी हालत हो रही है, तो राहुल गांधी को जो सोचना चाहिए। अब तहसीन भाई मंथन की बात कर रहे थे, इनको मैं कहूंगा पंचमढ़ी सेशन, मेरे बाबूजी थे उस समय, उन्होंने पंचमढ़ी सेशन का सारा किया था, ऑर्गेनाइजेशन भी था, बड़े पद पे भी थे, तो उसको आप पढ़ेंगे तो कई चीजें उन्होंने सिफारिश की थी उस समय, उस जो कमेटी थी। अरे अभी क्या होना चाहिए वरुण पुरोहित जी, ये बताइए ना, ये होना अभी क्या होना चाहिए, अभी क्या होना चाहिए वरुण पुरोहित जी? मैंने सवाल पूछा कि जब आपको टिकट बंटवारे के लिए अपने नेताओं के साथ बैठकर मान मुनव्वल का दौर जिस समय चलना चाहिए, उस समय न्याय यात्रा का वरुण पुरोहित जी क्या औचित्य है? सीधा सा सवाल। आपने पूरा आंसर दे दिया, मान नवल की जरूरत नहीं है, दूसरे जो कार्यकर्ता है ग्रास रूट उनको उनसे भरिए, लेकिन न्याय यात्रा की कोई आवश्यकता नहीं थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, राजनीतिक सूझबूझ और गहराई की कमी के कारण सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की मैंने कई बार मेरे लिए तो बड़ी चुनौती होती हुई चली जा रही है। जिसको भी मैं विपक्ष समझ के सवाल पूछ रही हूँ, वो लोग यहाँ पर सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस को। मैं आपकी बात मेरे लिए बहुत संकट की घड़ी आ गई है वरुण पुरोहित जी। कोई आवश्यकता नहीं थी चित्रा जी न्याय यात्रा की, कांग्रेस के कार्यालय में बैठे कार्यकर्ताओं से, किसी कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं राहुल गांधी का। किससे संवाद है आपको पता है? कौन कौन साथ घूम रहे हैं एनजीओ के लड़के, वो एनजीओ चलाएंगे, पार्टी को कंपनी बना दिया, तो वो मानसिकता कंपनी वाली एनजीओ वाली निकालने की आवश्यकता है। वो नहीं निकालेंगे। अपने पिताजी, दादी जी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेते, वो अब ऐसे नहीं, राजीव गांधी से सब मिलते थे जा के, हम बच्चे थे, हम गाड़ियां रोक लेते थे, लेकिन राहुल गांधी से मिलना ही मुश्किल काम है। जब आपका नेता जो वर्चुअल कंट्रोलर कांग्रेस पार्टी का, वही अगर आप पे ध्यान नहीं देगा तो जैसे एक वो गाना था ना, क्या वो लुटती जा रही है विरासत आपकी, और धुआं उड़ता जा रहा है, गुब्बार उड़ता जा रहा है, वैसे उड़ता जा रहा है। एक शतरंज के खिलाड़ी की भी पिक्चर आई थी, वो आप शतरंज खेलते जा रहे हो नवाब की जैसे, आपकी पार्टी लुटती जा रही। तो विरासत को संरक्षित करना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का काम है, और उसके लिए उनको अपने एडवाइजर्स को रिशफल करने की जरूरत है। नहीं करेंगे तो ये बातें आप लोगों को टीवी पर आकर बताने की जरूरत क्यों पड़ी है? अगर आप लोग उस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं तो क्यों नहीं आप लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से ये बातें आप लोग डिस्कस करते हैं? मिले जब बताया ना चित्रा जी को, मिले जब बताएगा ना, कार्यकर्ता खाली पड़ा है एआईसीसी का दफ्तर, और जो गैर कांग्रेस पृष्ठभूमि के लोग हैं वहां कब्जा जमाए बैठे। तो कांग्रेस का जो ग्रास रूट कार्यकर्ता है वो पूरे देश में छाया हुआ है। आज भी कांग्रेस से सारी पार्टियां चल रही, सब बता रहे हैं इस बात। कांग्रेस का सेंट्रल सिस्टम जो है, जो न्यूक्लियस होता है मॉलिक्यूल में, उसको आप सही कराओ तो ऑर्बिट में सही चलेगा। बोलिए अब निजेश अवस्थी जी, आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए अब निजेश जी। चित्रा जी, आप कह रही हैं कि ये लोग आकर के यहाँ टेलीविजन पर क्यों बता रहे हैं, उनको जाके क्यों नहीं बताते? जब टेलीविजन पर आकर के बता रहे हैं तब उनको समझ में नहीं आ रहा, तो उनको पर्सनली जाकर के बताएंगे तो क्या समझ में आएगा? सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं। अब क्या वरुण पुरोहित भी ईडी और सीबीआई के डर से ये बात कह रहे हैं क्या? तहसीन को किसी तरीके का डर है क्या जब वो कह रहे हैं कि आत्ममंथन की जरूरत है? एक वो लगा दिया कि ईडी सीबीआई के डर से जा रहे हैं। अभी कल तक कमलनाथ इनके सर्वप्रिय नेता थे। तहसीन पूनावाला ने कहा था कि मध्य प्रदेश में 135 सीटें से कम आई तो मैं राजनीति जो भी छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ये तहसील की आलोचना नहीं कर रहा। मैंने कुछ नहीं कहा था छोड़ दूंगा भाई। नहीं, राजनीति छोड़ूंगा ये नहीं कहा था, उनको मत फंसाइए। नहीं, तहसील पूनावाला ने ये नहीं कहा था कि वो राजनीति छोड़ देंगे, उन्होंने कहा था कि वो शपथ लेंगे 3 तारीख को। मुझे अच्छे से याद है, बस लेकिन कोई नहीं कहा था, कुछ नहीं है। मैं तहसीन को इसके लिए दोष नहीं दे रहा हूं, इसके लिए तहसीन दोषी थोड़ा है। अगर 135 सीटें वहां पे कांग्रेस की नहीं आई तो इसके लिए तहसीन उस कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है जो लगातार कांग्रेस के लिए यहाँ पर आकर के लड़ाई लड़ता है, झगड़ा करता है, आर्गुमेंट देता है। इसकी बात जब नहीं सुनी जा रही, जब इसको लगता है कि आत्ममंथन की जरूरत है, तो आप समझते हैं कि क्या हालत होगी पार्टी में। सर, मेरे लिए बहुत विकट स्थिति आ गई है अब निजेश जी। उधर वो विपक्षी दलों का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, वो लोग बैठ के टीवी से यहाँ पर सलाह दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी स्थिति अब निजेश जी? प्लीज आप लोग ऐसा मत कीजिए। हाँ, 10 सेकंड। मैं इसलिए आज मैं किसी भी विपक्षी प्रवक्ता की मैंने सोच लिया है कि बुराई नहीं करूंगा। कल को पता नहीं ये भी इधर आ जाए तो मैं क्या कहूंगा इनके बारे में। मुझे लगता है इस पर रशीद किदवई जी ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। रशीद जी, आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर। अब मेरा ये सवाल है कि क्या कांग्रेस वास्तव में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है? यहाँ पर बीजेपी का क्या कांग्रेस का स्वर्णिम ऐसा युग चल रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एक एक करके बड़े बड़े, कमलनाथ और अशोक चौहान, इन लोगों के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। कमलनाथ का हालांकि बाकी है, लेकिन 12 अगर भूतपूर्व सीएम आके शामिल हो जाते हैं और कई नेता कतार में लगे रहते हैं तो उसकी मतलब और मायने बहुत ज्यादा है। कहां पर कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी चूक कर रही है कि अपने नेताओं को वो संभाल नहीं पा रही है, और वो भी जब चुनाव आपके सिर पर खड़े हैं। बिल्कुल चित्रा, आपने बड़ा गंभीर प्रश्न किया है। देखिए, कांग्रेस में इस समय आत्मविश्वास की कमी है। कोई भी बड़े से लेके नीचे तक
कांग्रेस की जो अपनी विचारधारा थी वो विचारधारा पे ही उसे आत्मविश्वास नहीं है। आपने मध्य प्रदेश का चुनाव कवर किया, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का, आपने देखा कि कैसे कमलनाथ ने भी कोशिश की थी कि एक हिंदू धर्म की उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या की थी, अपने आप को उन्होंने हनुमान भक्त बताया, लेकिन जनता ने उनको बिल्कुल निराश किया और जनता ने उनका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस को अपना जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो चला गया। इसमें कांग्रेस की जो एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी है और उसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी वगैरह वो भी दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल में चित्रा ऐसा कोई सम्मेलन नहीं किया या कोई ऐसी बैठक नहीं की कि वहां जनता की आवाज सुने। आप राम मंदिर की बात ले तो राम मंदिर के ऊपर आप देखिए कि कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड था कि उन्होंने कहा कि रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन, इसको लेके कांग्रेस जन में ही वो लोगों को काफी आक्रोश था, बिल्कुल इसको वो समझ नहीं पाए। तो ये एक बड़ा मौका है। देखिए राजनीतिक दल में जब हताशा होती है, देखिए भाजपा और संघ ने अपनी आइडियोलॉजी को पिछले इतने सालों में छोड़ा नहीं। उन्होंने जरूर आर्थिक मुद्दों पे जरूर अपनी जो रणनीति है, राजनीति थोड़ी बदली है, लेकिन जो बेसिक जो उनके कोर आइडियोलॉजी वो नहीं करी। तो यहीं पर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एक दोष है, नेहरू गांधी परिवार वाले भी उसमें दोषी है कि उन्होंने अपनी विचारधारा को समय के साथ ढाला नहीं, और यही उनके साथ समस्या है। केवल एक बात सिर्फ चित्रा मैं और कहना चाहूंगा कि 1977 में जब कांग्रेस हारी थी तो उसके बाद शाह कमीशन इंक्वायरी था, वहां पर एक व्यक्ति ने इंदिरा गांधी के खिलाफ गवाही दी और उस व्यक्ति का नाम था देवकांत बरुआ, जिसने स्लोगन दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। तो जो वफादारी, राजनीतिक वफादारी होती है, ट्रांजैक्शनल होती है। कमलनाथ जी कारोबारी आदमी है, अगर ये ट्रांजैक्शनल काम कर रहे हैं तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन इतने सालों से, बीते 4 दशक से लगातार वो इंटैक्ट रहे, लेकिन यहाँ पर दर्शकों को जल्दी मीडिया रिपोर्ट बताती है कि चुनावी हलफनामे के मुताबिक कमलनाथ के पास 134 करोड़ और नकुलनाथ के पास 660 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और इसी वजह से दिग्विजय सिंह जी का भी बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि ईडी, सीबीआई, आईटी को पीछे लगा दिया गया है कमलनाथ के, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है। रशीद जी, एक और जल्दी से जवाब चाहूंगी। देखिए, कमलनाथ को अपनी जितनी पॉलिटिक्स करनी थी, क्या उन्होंने कर ली? वो राज्यसभा के लिए बार्गेन कर रहे थे जैसे कि आरोप लग रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने जब नहीं दिया, अध्यक्ष का पद भी छीन लिया, उसके बाद वो निराशा में चल रहे थे। और एक चीज और समझनी होगी, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की वेव चली थी 2029 में और उस समय 28 सीटों पर बीजेपी ने जीती थी, सिर्फ छिंदवाड़ा कमलनाथ की एक सीट ऐसी रह गई थी जिसको कमलनाथ ने जीता था, नकुलनाथ उनके बेटे ने। तो यहां पर यह सवाल है कि अगर वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो वजह क्या समझ में आ रही है? क्या वो नकुलनाथ की आगे की पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, उनको अब कांग्रेस पर उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है, क्या इसलिए ये कदम बढ़ाए जा रहे हैं? चित्रा, मैं फिर कहूंगा, देखिए कमलनाथ को ये उसको छिंदवाड़ा से जोड़ना या नकुलनाथ के भविष्य, मुझे लगता है ये कमलनाथ के साथ इंसाफ नहीं है। वो पुराने चावल है, कभी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। 1977 आया, 1996 आया, बहुत पड़ा हुआ है। और वो इसलिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देख रहा है, उनकी बात में कोई वजन नहीं है, इस वजह से वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी ने जो, अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कोई उनसे संवाद करते या मल्लिकार्जुन खड़गे, तो आज ये स्थिति नहीं होती। वो अपमानित महसूस कर रहे हैं, अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो इस वजह से ये कदम उठा रहे हैं। राजीव जी, मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन उसके पहले बोलिए पूनावाला जी, बोलिए। चित्रा जी, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाऊंगा, आप मुझे बता दीजिए स्टेटमेंट आपको किसका लगता है ये स्टेटमेंट होगा। ये नाम हस्तिनापुर सुनकर हमें भारत के पास्ट, भूतपूर्व का की याद आती है। भारत कितना महान देश था, ये कितना प्राचीन और संस्कारी देश है। आपको क्या लगता है किसने ये स्पीच दिया होगा? किसी भाजपा के नेता ने? लोग यही कहेंगे ये स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। कहने का अर्थ ये है कि कांग्रेस जो एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी, वो आज कोई भी कांग्रेस का नेता, आज जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, जानते कि इस तरह की कांग्रेस के स्पीचेस है, कांग्रेस अपने खुद के नेताओं को भुला दी है। ये दिक्कत है। राजीव जी, जिनके लिए जब वे शहीद हुए, मैं रोया था, मैं 7 या 8 साल का था। किसको राजीव जी के कंट्रीब्यूशन के लिए कौन बात करता है? आपके शो पे चिता जी, आप एक बहुत अच्छी एंकर है, आपके शो पे कितने कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव जी ने क्या किया उस पर इसकी बात करते हैं, इंदिरा जी ने क्या की? क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं कि हम जब भाजपा को हराना चाहते हैं हम ये लोगों के सामने ले जाए? तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं भाजपा जो कर रही है ये सही कर रही है। भाजपा क्यों ये कर रही है मैं ये समझाना चाहता हूँ। ऑफकोर्स भाजपा को लगता है वो चुनाव जीत, लेकिन भाजपा साइकोलॉजिकली कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को क्रश करना चाहती है। एक होता है एक विक्ट्री, एक होता है क्रशिंग विक्ट्री। वो क्रशिंग विक्ट्री से, देखिए एक सीट छिंदवाड़ा से, अगर आपका इंडिया टुडे का सर्वे दिखा रहा है
कि वो 22 या 23 सीट जीत रहे मध्य प्रदेश में, उससे 24 या 25 सीट जीत, उससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ेगा? बात वो एक सीट की नहीं है। अशोक चौहान जी की नांदेड़ का सीट जीते उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि रोज शाम को मैं चित्रा जी के पास आकर डिफेंड कर रहा हूं। एक साइकोलॉजिकल ब्लो। अशोक चौहान भी नहीं रहे, उनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर थे, कमलनाथ भी नहीं रहे, गुलाम नबी आजाद भी नहीं रहे। ये एक साइकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है। आप फाइट बैक ही नहीं कर रहे और इसको हरा सकते हैं। आज भी भाजपा के सामने हम खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमें अपना एजेंडा रखना होगा। हमारा एजेंडा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, हमारा एजेंडा कोई देश का एक्टर नहीं है। हमारा एजेंडा है बेरोजगारी, इकोनॉमी। क्या चित्रा जी को वो सारी सुविधाएं मिल सकती है जो तहसीन को मिल रही हो, अन्य लोगों को? ये हमें लोगों के सामने ले जाना है और हम कैसे फेंसिटर्स को कन्विंस कर सके हमें वोट करें। दूसरा, हर जो व्यक्ति भाजपा को वोट करता है, ना ही वो कम्युनल है, ना ही वो देशद्रोही है, ना ही वो आज वो जो एक हमारे मणिशंकर अय्यर जी कहे कि अभी सारे क्लोजेट सेक्युलर हो गए, ऐसा नहीं है। लोग अलग अलग वजह से वोट करते एक पार्टी को। क्यों वोट कर रहे, कैसे हम उनको अपने पास ले आए? अगर वही वोटर आपको मध्य प्रदेश में वोट करता है तो इंटेलिजेंट है, नहीं करता तो गोबर की पूजा करने वाला वोटर है। ऐसा नहीं होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए। और तहसीन पुनावाला जी, ठीक है, आप बार बार बोल रहे हैं वरुण पुरोहित जी, एक बार जल्दी से मैं ऐड करते हुए उसके बाद मैं फौरन राजीव जी आपके पास आऊंगी। देखिए, ये सारी चीजें तब होती है ना जब नेतृत्व बहुत मजबूत हो और उसके सामने फिर तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं। यहां पर क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व का एक तरह का संकट, न्याय यात्रा चल रही है? इसके पहले भी हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा कुछ हद तक कामयाब रही थी क्योंकि कई राज्यों में जीत भी मिली थी, लेकिन उसके बाद जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपको चुनावों के मद्देनजर, उसमें कांग्रेस पीछे रह जाती है और बीजेपी उतनी तीव्र गति से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निर्देशित किया गया है कि अगले 150 दिन आपको बिल्कुल भूल जाना है, सिर्फ चुनाव पर फोकस करना है। वरुण पुरोहित जी, तो जो 24 घंटे 7 दिन काम करने वाले बड़े बड़े नेता हैं, आज नरेंद्र मोदी ने खुद ही कहा कि मुझे पार्टी के नेताओं की ओर से या दूसरे दलों की ओर से भी कहा जाता है कि पीएम आप तो प्रधानमंत्री बन गए, दूसरा टर्म भी जीत गए, फिर इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो आप समझ रहे हैं आपका मुकाबला किस नरेंद्र मोदी से है? उनकी जितनी मेहनत, उनकी जितनी रणनीति, पार्टी को लेकर एक साथ आगे बढ़ना, सीटों का बंटवारा, माना जा रहा है कि बीजेपी जिन सीटों 161 सीटें हैं जहां पर बीजेपी हारी थी, उन सीटों को लेकर बीते 3 सालों से मंथन चल रहा है। वरुण पुरोहित जी, ये आज की मीडिया रिपोर्ट बताती है। आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश नहीं है। मैंने वही तो कहा, कमलनाथ जी चले जाएं। कमलनाथ जी क्यों जा रहे हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों जा रहे हैं? ठेका दे दिया इनको 50 टिकट 20 टिकट, तो 20 एमएलए उनके आगे लेके जा रहे हैं। आप किस बात का ठेका दे रहे हो इनको? राजस्थान की भी अब इन्होंने कहा सचिन पायलट मानेसर कांड हुआ था कि नहीं हुआ था? आप क्यों इन बड़े नेताओं को बड़ा बना रहे हो? इनके नाम से टिकटों की ठेकेदारी कर रहे हो। अब दिल्ली में एक सेंट्रल सिस्टम है नहीं, आपके नेतृत्व, अरे कोई आलाकमान ही नहीं है। जब सेंट्रल सिस्टम ही नहीं है तो गवर्न कौन करेगा पार्टी को? लेकिन किसी नेता के जाने का क्या असर हुआ है कांग्रेस पार्टी जाने का, सबको पता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो सेंट्रल सिस्टम है, मैं कई साल से कह रहा हूं, दुरुस्त नहीं करेंगे जब तक कांग्रेस पार्टी का कोई भी, मोदी जी का तीसरा आएगा वो भी सरकार बना लेगा। तो क्षेत्रीय दल उसी से तो पैदा हुए, सब चर्चा भी इस बात की करो। तो राहुल गांधी जी की अगर राजनीतिक, वो आदमी बहुत अच्छे, इंसान बहुत अच्छे, लेकिन अगर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसी राजनीतिक उनके अंदर वो जो होनी चाहिए एक विशेषता, वो नहीं है, तो खड़गे साहब को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को देखना चाहिए था। और मैं आज फिर कह रहा हूँ, प्रियंका गांधी को 20 साल पहले बेलारी, खड़गे जी अध्यक्ष तो है ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो खड़गे जी ही हैं वरुण पुरोहित जी। तो खड़गे साहब की नहीं चलती है, सारा कंट्रोल वर्चुअल राहुल गांधी जी के दफ्तर से होता है। उनके साथ जो सारे चिपके हुए ना वामपंथी है, कोई कहीं कहीं कल के चौक रहे हुए, वो निर्णय लेते हैं। इसलिए पार्टी का ये हाल में तो बचपन से देखा जी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, किसान कांग्रेस, राष्ट्रीय स्तर से लेके स्टेट स्तर तक सब रहा। मेरे पिताजी बाबूजी, मैं तो देखा बचपन से, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। पहले हमको नहीं कहते थे कि सीधे चल जाओ आप महामंत्री बन जाओ राष्ट्रीय, पहले कहते जा बेटा ब्लॉक में काम करोगे पहले, तो उसके बाद 6 महीने करो, उसके बाद परफॉर्मेंस होगी जब आगे जाओगे। जब आगे गए हम लोग, अब लेकिन मेरे जैसे हजारों हैं पूरे देश के अंदर, पर उसको आप देखना ही नहीं चाह रहे हो। ठीक है महावीर प्रसाद जी, राजीव रंजन जी, ठीक है राजीव रंजन जी, तो मतलब कांग्रेस पार्टी के भीतर ये जो उदासीनता है वो आप लोगों को फायदा कर जाएगी, आप लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं? देखिए, अब ये मुकाबला एक तरफा है। सवाल ये है कि आप 400 सीटें लाकर जीतते हैं, उसके आसपास रहते हैं, लेकिन कांग्रेस कमजोर हो गई है, जरूरत से ज्यादा कमजोर हुई है। और अभी मैं तहसीन पुनावाला को सुन रहा था, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को कांग्रेसी याद नहीं करते हैं, राजीव गांधी जी को याद नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी बात उन्हें कहनी चाहिए। कांग्रेस
अपने विरासत को लेकर गंभीर नहीं है। स्वाधीनता संग्राम और भारत के नवनिर्माण जिन नायकों की अविस्मरणीय भूमिका रही है, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, आप किसी कांग्रेस के प्रवक्ता को इन नामों की चर्चा करते हुए भी नहीं देखें। आप अगर स्वाधीनता संग्राम आप कैसे कहते हैं कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भारत को आजादी दिलाने में आपका बड़ा योगदान है, लेकिन आप उस योगदान को एक परिवार तक आपने समेट दिया। अब जो आप एक बड़े परिप्रेक्ष्य में आप कांग्रेस की भूमिका को देश के सामने रख सकते थे, स्वाधीनता संग्राम और भारत के नवनिर्माण की गाथाओं में जो नायकों की भूमिका है, आप उनकी चर्चा करते तो आप भीड़ से अलग दिखते, लेकिन आपने वो असर भी खो दिया और ये उत्तरोत्तर गिरावट की वजह है, इसलिए कि आप इतिहास और विरासत को लेकर कभी गंभीर है ही नहीं। अब मैं सीधे, मुझे लगता है कि बाकी लोगों के पास आने के पहले रशीद किदवई जी बोल लीजिए, उसके पहले आज तो ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं आप। चित्रा जी, अवनीश जी, हाँ बोलिए सर। हाँ, चित्रा आज तो सभी की बातें आपको खुशी कर रही हैं। नहीं, मुझे हमेशा ही खुशी करती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात ये चित्रा जी कि आपने अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए बुलाया, लेकिन सबकी आवाज एक सी है, ऐसे क्यों है? आप ये बताइए कि परसेप्शन और नरेशन ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस कमजोर है इसलिए नरेंद्र मोदी या बीजेपी जीत रहे। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये कि आप इकोनॉमी पे बात करिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पे बात करेंगे क्या? कितना इंपोर्ट और कितना एक्सपोर्ट होता था वो बात करेंगे क्या? मेक इन इंडिया क्या भारत संघ की और बीजेपी की मूल विचारधारा नहीं है आत्मनिर्भर होना? इसलिए ये गलत है। बात ये है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जहां तक गांवों तक पहुंचे हैं, नल से जल की बात है, और नल के साथ बड़ी अच्छी बात ये कि टोटी भी दी है उन्होंने नल के साथ। इसलिए बिजली हो, मकान हो, घर हो, गैस हो, ये सब चीज, टॉयलेट हो, ये सब अगर मिला है तो इसको आप कहेंगे कि चूंकि कांग्रेस कमजोर है इसलिए वो जीत रही है। ऐसा नहीं है। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में वो काम किया जिसके आधार पर वो कहती है कि हम 400 पार लेके आएंगे। बात असली ये है, सच्चाई ये है। रशीद किदवई जी, स्वीकारना चाहिए। रशीद किदवई जी, आज प्रधानमंत्री ने भी 10 सालों का कामकाज गिनाया है। देखिए चित्रा, हमारे देश में जो राजनीतिक व्यवस्था है जहां 40% से कम पे सरकारें बनती है और उसमें जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी सबकी सरकारें बनी है, तो वहां आप ये नहीं कह सकते कि जनता खुश है। ये तो आधा गिलास भरा है आधा खाली। बात ये, चुनाव जीतने के लिए आपके पास एक नेतृत्व होना चाहिए और मुद्दे होने चाहिए, संवेदनशील मुद्दे, जिसका मैंने अभी राम मंदिर की बात करी, अर्थव्यवस्था की बात करी, किसान आंदोलन की बात करी। इसी में भी कांग्रेस के पास में कोई ऐसी विचारधारा या एक ऐसा ऑल्टरनेटिव लेके कांग्रेस सामने नहीं आ रही है। एक बार मैंने एक जैसे बात होती है कि जैसे जेएनयू में जाकर के ना दीपिका पादुकोण खड़ी हो गई, वो राहुल गांधी उसी तरीके से उसी फॉर्मेट पे काम करते हैं कि कभी वो जो है ना बात करते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, कभी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, कभी उनकी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी हुई है। और यही राम मंदिर पे साफ नजर आ रहा है। ये जो कांग्रेस में इतना जो अभी अफरा तफरी का माहौल है, बदहवासी है, इसकी आप अगर रूट कॉज देखेंगे चित्रा, अगर कभी कोई रिसर्च करेगा, उसका यही निष्कर्ष निकलेगा कि राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस का कोई अयोध्या डॉक्ट्रिन नहीं था। अब आपने किताबें लिखी हैं तो अब उम्मीद यही कि रिसर्च में आगे 10 सेकंड में बोल लीजिए। अवनीश जी बोलिए। रशीद जी, मैं आपको याद दिला दूं, जिस पार्टी के लिए आप कह रहे हैं कि 40% से कम वोट पर सरकार बनाई है, उसकी 543 में से 224 सीटें ऐसी जिसमें उसको 50% से ज्यादा वोट मिले। बिल्कुल, आप इस बात को, इस सत्य को स्वीकारिए। उनकी 14 सरकारें ऐसी राज्य सरकारें जहां 50% से ज्यादा वोट मिला। आप 40% का नरेशन मत बनाइए कि सिर्फ 40% जनता उनको भी दे रही है, बल्कि 38% मिले थे। आपको हजम नहीं हो रहा तो 38% मिले थे। नहीं, मुझे हजम होने से क्या होगा? मुझे हजम हो भी जाएगा तो क्या होगा? चले ठीक है, अपने दावे हैं, दावों में कितना दम दिखता है इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन यकीनन 2024 की पॉलिटिक्स जिस तरह से आगे बढ़ी है, बीजेपी बेहद आक्रामक तरीके से यहां पर प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में अभी वो तैयारी दिखाई नहीं देती है। ऐसे में चुनाव की घड़ी जब नजदीक आएगी तो वास्तव में इंडिया गठबंधन क्या अपने आप को पूरी ताकत से बैक करके बीजेपी के सामने कड़ी और बड़ी चुनौती पेश करेगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ हल्ला बोल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।